नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया है, आज एक और जॉब के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे भाई, वो जॉब है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ये एक लेवल 6 की पोस्ट है जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आती है। इस पोस्ट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन था। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर आप इस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए। खास के 2019 में लोगों का सिलेक्शन इस पे हुआ था, फिर 20 में इसकी वैकेंसी नहीं आई थी और 21 में जो अभी फाइनल रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारे लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत कन्फ्यूजन था इस पोस्ट के बारे में कि ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह कैसे चलेगा। तो सारी चीज़ें बताऊँगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। इस जॉब के बारे में भी बताऊंगा, इसका जॉब प्रोफाइल भी बताऊंगा, काम आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा, और साथ ही में जो कि 21 वाले बच्चों की जो ज्वाइनिंग है उसका क्या अपडेट है वो सारे बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और आपको पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने भाई पे इस तरह प्यार बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेस से जाता हूँ। जो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये असल में है क्या और सीजीएल वगैरह है क्या। तो भाई देख लो, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप एसएससी सीजीएल नामक एक फॉर्म भर सकते हैं जो हर साल आता है। एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि 2022 के पहले चीज़ें थोड़ी अलग थी। 2022 से अब जो है बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें एक प्री होता है, प्रीलिम्स होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको जो है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जीके जो है वो रहता है और क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वहाँ पे जो भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे जेएसओ जेके मैं एज ए जेएसओ काम कर रहा हूँ तो उसकी एक अलग कट ऑफ बनती है, डब्ल्यूओ की अलग कट ऑफ बनती है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की अलग कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो यदि आप इस कट ऑफ को पार कर जाते हैं, जो भी इसकी कट ऑफ होगी, इस कट ऑफ को पार करने के बाद आप मेंस के एग्ज़ाम में जाएंगे। मेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, यहाँ पर आपको जो होता है इंग्लिश होता है, मैथ होता है, जीएस होता है और रीजनिंग होता है और साथ ही में कंप्यूटर भी होता है। ये सारे एग्जाम्स होते हैं। और साथ ही में यदि आपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑप्ट किया है और आप इसकी डिग्री रखते हैं, जो एलिजिबिलिटी है आप वो फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है जो कि होता है स्टैटिस्टिक्स का पेपर, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो आपके सिर्फ मेंस के स्कोर से और साथ ही में जो एक और एक्स्ट्रा पेपर आप देते हैं स्टैटिस्टिक्स का, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और यदि आप मेरिट में आ जाते हैं तो आप इस पोस्ट को पा लेते हैं। अब ये तो मोटा मोटी एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था कि आप कैसे इस पोस्ट को पा सकते हैं, कैसे इस पोस्ट को बन सकते हैं। अब ज़्यादातर वीडियो देखने वालों को ये पता ही है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले बात एकदम क्लियर से सुन लीजिएगा। एलिजिबिलिटी सीधी सी है कि आपको स्टैटिस्टिक्स एज ए पेपर आपके ग्रेजुएशन के हर ईयर में या हर सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा हो। मतलब मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूँ इस चीज़ को, तो यदि आपने जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल सेफ़ है, आप आराम से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से इस पोस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद यदि कि आपने बीएससी किया है या कुछ भी और कर रखा है और आपने स्टैटिस्टिक्स एज ए पेपर पढ़ा हुआ है, मतलब ऑनर्स के अलावा सब्सिडरी एक पेपर होता है, यदि आपने वो पढ़ रखा है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन यदि आपने किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक ईयर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और वो आपके एडमिट कार्ड या मार्कशीट पे वो मेंशन्ड है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैंने 5th सेमेस्टर में ये पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने बीकॉम किया है और मैंने एक पेपर ऐसा पढ़ा है, तो भाई आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये आप क्लियरली सुन लीजिए, आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल केवल वही लोग हैं जिन्होंने 3 साल या 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर जो भी है आपका, उसमें हर सेमेस्टर और हर ईयर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और वो रिटर्न में आपके मार्कशीट में वो है, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, वरना एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब ये पोस्ट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 2019 में भी इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी और 800 वैकेंसी आई थी और 112 बच्चे ऐसे सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी पार कर पाए थे, जबकि कट ऑफ बहुत कम गई थी। उसी तरह 2021 में भी इसकी कट ऑफ बहुत कम गई है और इस बार कुछ सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इस पोस्ट के बारे में धीरे धीरे चीज़ों को पता चला है। तो चलो, अब बहुत सारे इंट्रोडक्शन हो गया, आप यहाँ तक मोटा मोटी आप समझ पाए होंगे कि ये पोस्ट कैसे आप यहाँ तक बनते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बता दी। मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था इस जॉब के बारे में पहले, इसकी पहली वीडियो में लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने इसे बताया था कि मोटा मोटी कि इसका काम क्या होता है। देखिए, आपका जो एक डिपार्टमेंट है, आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका एक सब डिपार्टमेंट है, सब ऑफिस आप कह सकते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। आपका सारा जो रेगुलेशन होगा वो इसी डिपार्टमेंट से होगा। ठीक है,
अब इसमें क्या था, मैंने बताया था कि मोटा मोटी काम क्या होता है कि आपका काम सेंसस रिलेटेड काम होता है, जो जनगणनाएं वगैरह होती है, लेकिन सिर्फ सेंसस ही नहीं होता, साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ होता है, डेथ होता है, डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मटेरियल मोर्टेलिटी रेट, स्टेट लेवल, मतलब आपको ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ सकती है। बाकी आप जो काम पे जाएंगे तो आप मोटा मोटी समझ जाएंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि इसके ऑफिसेस वगैरह बताए थे कि टोटल 33 ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कि आपको नॉर्मली कैपिटल में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर स्टेट और कैपिटल में आपका, हर स्टेट में लगभग एक ऑफिस है, कहीं कहीं दो भी है, लेकिन एक ऑफिस है। और बहुत सारे ऑफिस ऐसे भी हैं जो यूटीज़ वगैरह है वो उससे कंडक्ट होते हैं। तो ये जो ऑफिस हैं ये डीसीओ कहलाते हैं। मैं डीसीओ यूज करूँगा तो आप समझ जाना, डीसीओ का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया। मैंने बता दिया 33 ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो इन्हीं सब ऑफिसेज में आपकी जो होगी पोस्टिंग होगी यदि आप एसआई बन जाते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 यदि आप पास कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, यदि थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके नियंत्रण में होती नहीं है। ठीक है, तो मैंने प्रोफाइल जो आपको बता दी, एलिजिबिलिटी मैंने अच्छे से क्लियर कर दी, वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके जॉब प्रोफाइल पे आता हूँ। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं एक बात बताना भूल गया। एक दोस्त है मेरे जो कि दोस्त बन गए हैं, और वो एसआई 2019 में सिलेक्टेड हुए थे एसआई ग्रेड 2 के पोस्ट पे, और बहुत मुश्किल से मुझे उनका नंबर मिला था। तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से सारी बातें की, डिटेल्स में सारी बातें बताई। तो मैं जो भी कुछ चीज़ें बता पा रहा हूँ बस उनकी बदौलत बता रहा हूँ। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन भाई आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी डिटेल से और इतनी कामली जो है सारी चीज़ों का मैंने जवाब दिया, और मुझे इतना समझा पाया कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो फिर से थैंक्स टू यू भाई। तो देखिए अब क्या है कि इसमें हुआ क्या था कि 2009 में इसकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। और इसमें क्या होता था ना कि जो आप एसआई ग्रेड 2 है वो लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 का एसआई जो है ग्रेड 2 लेवल 6 का पोस्ट होता है। उसके नीचे पहले एसआई ग्रेड 3 हुआ करता था जो 2800 था। उसके बाद एसआई ग्रेड 1 होता है, मतलब जब एक हियरार्ची आप देखें तो सबसे पहले सबसे नीचे हो गया एसआई ग्रेड 3, फिर एसआई ग्रेड 2 और फिर एसआई ग्रेड 1, मतलब 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में। ठीक है, और उसके बाद एडी होते थे असिस्टेंट डायरेक्टर, जो 5400 ग्रेड पे के होते थे। 2016 में क्या हुआ था, 2016 में इस डिपार्टमेंट को पूरा एकदम चेंज कर दिया गया। इसको फिर से रिस्ट्रक्चर इसका शेप पूरा चेंज किया गया। और इस कैडर में जो भी इनका कैडर होगा, इस कैडर में सबसे लोएस्ट पोस्ट को एसआई ग्रेड 2 को सबसे लोएस्ट पोस्ट बना दिया गया। हर एक पोस्ट का एक कैडर होता है। जैसे आप लोग यदि बात करें, जैसे आईएसएस आप जानते हैं, आईएएस जानते हैं, तो आईएसएस कैडर वाले लोग होते हैं। जैसे मैं ऐसे जैसो काम कर रहा हूँ तो मेरा कैडर होता है SSS, मतलब सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस। ठीक है, उसी तरह इनके कैडर का जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है वो एसआई ग्रेड 2 है, जैसे मेरे कैडर का सबसे लोएस्ट पोस्ट जेएसओ है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि बहुत सारे जो कंपाइलर और जो ग्रेड 3 वगैरह काम कर रहे थे जो इसके नीचे लेवल 6 के नीचे, उन सबको प्रमोट करके एसआई ग्रेड 2 बना दिया गया। तो बहुत हाई लेवल प्रमोशन हुए थे, और बहुत जल्दी लोग जो है जिन्होंने कंपाइलर और ग्रेड 3 वगैरह ज्वाइन किया था वो आपका एसआई ग्रेड 2 बन गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो एसआई ग्रेड 2 बना दिए गए। तो उसी तरह एसआई ग्रेड 1 की भी सीट बहुत सारी खाली हो गई, क्योंकि पहले इसको यूपीएससी से लिया जाता था, और बाद में यह है कि नहीं, यूपीएससी से नहीं होगा, सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट ही होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई नया पोस्ट बनता है, बहुत सारे लोग अचानक से एसआई ग्रेड 2 बन गए, तो एसआई ग्रेड 1 की अच्छी खासी सीट्स खाली हो गई। तो बहुत सारे उसमें से एसआई ग्रेड 2 से एसआई 1 भी बन गए और बन भी रहे हैं। तो मैं इस सवाल का या इस चीज़ों को मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी मैं आपको प्रमोशन पॉलिसी समझाने वाला हूँ। मतलब क्या है कि यदि मैं बात करूँ कि जो प्रमोशन पॉलिसी होगी वो सबसे पहले एसआई ग्रेड 2 आप भी होंगे, क्योंकि इसके नीचे की सारे पोस्ट खत्म कर दिए गए। उसके बाद एसआई ग्रेड 1 बनते हैं, जो कि लेवल 7 का पोस्ट होता है, जो 4600 ग्रेड पे होता है। और उसके बाद अगला प्रमोशन जो होता है वो एडी का होता है, जो कि 5400 ग्रेड पे होता है। आप इसे लेवल 10 मान सकते हैं। तो लेवल 6 से आप लेवल 7 बनते हैं, और लेवल 7 के बाद सीधा आप लेवल 10 बन जाते हैं। तो हालांकि प्रमोशन अभी इसमें बहुत जल्दी हो गए थे, या अभी भी हो सकता है कि हो रहे हो, लेकिन आगे जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी भर्ती आएंगी, उनका प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलने वाला है। जैसे बाकी एसएससी की पोस्ट में होता है, उसी तरह यहाँ भी आपको जो है प्रमोशन स्लो देखने को मिलेगा। हालांकि 5 साल में आप एसआई ग्रेड 2 यदि काम करें तो एसआई ग्रेड 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको टाइम लगे। और उसके बाद अगला प्रमोशन जो होता है वो एडी का होता है, जो कि 10 से 15 साल के बाद होता है। तो मोटा मोटी प्रमोशन पॉलिसी बीच में बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन अभी जो लोग बच्चे आ रहे हैं, 2021 वाले बच्चे आ रहे हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतनी अच्छी प्रमोशन पॉलिसी इसमें नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद दूसरा एक सवाल आता है कि सर जैसे 2021 वालों का है कि सर इसका ट्रेनिंग का क्या सीन है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसकी ट्रेनिंग होती है 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है 28 दिनों की। अब ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? ट्रेनिंग 2 जगह हो सकती है। एक होती है ISTM जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग कराती है। और दूसरी ट्रेनिंग हो सकती है NSSTA नाश्ता, जो कि जिसमें मेरी भी GSO की ट्रेनिंग हुई थी रिसेंटली, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके आया था। तो 2019 बैच वालों की जो ट्रेनिंग हुई थी, 2019 बैच वालों की जो ट्रेनिंग हुई थी, इनको क्या कर दिया गया था कि ना ISTM बुलाया गया ना NSSTA बुलाया गया, इन्हें बुला गया RGA के मेन ऑफिस में, जो कि RK पुरम नई दिल्ली में है। मतलब इन्हें ऑफिस में ही बुला लिया गया था और वहीं पर इनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो आप बोलेंगे सर ऑफिस क्या इतना बड़ा है कि वहाँ पे फूडिंग लॉजिंग सब था? तो नहीं, फूडिंग लॉजिंग सब नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग हुई थी और इन लोगों को बाहर होटल में रखा गया था। और जो भी TDA इनको मिलता है डेली का, जैसे उन्होंने बताया था कि दिल्ली में लगभग 1120 रुपये मिलते हैं होटल के लिए, फूड के लिए 800 रुपये मिलते हैं और कन्वीनियंस क्लब 225 रुपये मिलते हैं। तो ये सारा पैसा जो है इनको हर दिन का मिल गया था और ये लोग होटल में जा कर के रहे थे। और जो टाइम होते थे क्लासेस के, वो क्लासेस के टाइम में वो लोग ऑफिस आते थे, वहीं पे उनको ट्रेनिंग दिया गया और इस तरह से ट्रेनिंग हुई। तो 2021 वालों का ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का यदि पॉसिबल हो तो NSSTA या ISTM में ट्रेनिंग हो सकता है। नहीं तो चूँकि इस बार संख्या थोड़ी कम थी तो वहाँ पे बुला लिया गया, ऑफिस में बुला लिया गया। इस 2021 में संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो ट्रेनिंग जो है आपकी हो सकती है कि अच्छी जगह होगी। और मैं चाहता हूँ कि NSSTA में हो तो ज़्यादा अच्छा, चूँकि मैं वहाँ ट्रेनिंग में रह के आया हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया था कि हो सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 112 लोग थे 2019 बैच में और इस बार जो है 648 लोग सेलेक्ट हुए हैं इस पोस्ट के लिए। तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, मैंने प्रमोशन पॉलिसी बता दिया, मैंने ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। अब अगला प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो 2021 वालों के मन में ये चीज़ भरा पड़ा है कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और ज्वाइनिंग होगी कब तक। तो आज जब मैं यदि ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करूं तो मैं तुलना करूंगा 2019 वालों से। इन्होंने जैसा बताया था कि आपकी जो कि SI में जो होता है फाइनल रिजल्ट पहले आता है, आपको पता होता है कि फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके पहले SSC जो है अपना एक DV कराती है। ये पहले हुआ करता था, 2021 वालों के साथ यही हुआ, 2019 वालों के साथ यही हुआ। 2023 के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2023 में ऐसा बताया गया कि फाइनल रिजल्ट होने के बाद सीधे मिनिस्ट्री ही आपकी DV कराएगी। पहले ऐसा होता था कि SSC एक DV कराती थी, फिर फाइनल रिजल्ट देती थी और फाइनल रिजल्ट देने के बाद फिर डिपार्टमेंट DV कराती थी। तो आप 2023 वाले बच्चे हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि SSC आपकी कोई DV नहीं कराने वाली, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और सीधे आपको डिपार्टमेंट से कॉल आएगा, वहीं पर जाकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, 2019 वालों के साथ क्या हुआ था, उनसे कोई पोस्टिंग प्रेफरेंस नहीं मांगेगी। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिसेस मात्र पूरे भारत में 33 जगह 33 ऑफिसेस ही ऑल ओवर इंडिया में है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपसे कोई पोस्टिंग प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था, लेकिन हाँ कोशिश किया गया था 2019 में कि आपके फेवरेबल लोकेशन घर के आसपास ही जो है आपको ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि जिनका पोस्टिंग जो है उनके कैपिटल में ही हो गई थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। आप अपने स्टेट में जाके काम कर रहे थे। 2021 वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सीट्स बहुत खाली हैं अभी भी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आप इधर उधर भी चले जाएँ। ठीक है, अब इसका प्रोसेस हुआ कैसे था, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अभी एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आजकल आपको पता है कि एक इवेंट हो रहा है जिसमें रोजगार मेला या इस टाइप का होता है, जहाँ पे हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये चलाया गया है कि भाई आप लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जमा किए जाएंगे, वो दिए जाएंगे। तो ऐसा यदि कोई प्रोग्राम पिछले साल 2020 वालों के साथ हुआ था, उनको प्रोग्राम में बुलाया गया था और सारे प्रोग्राम में ही एक बार जिस दिन वो था प्रोग्राम का डेट, उस दिन रोजगार मेला जो भी था, उस दिन जो भी आप कह सकते लगा हुआ था, तो उस दिन ही सारे ज्वाइनिंग लेटर इशू किए गए थे। लगभग हर डिपार्टमेंट का उस दिन ही जो है ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया था। तो देखो ये प्रोसेस, ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा ज्वाइनिंग के मामले में स्लो है। क्यों स्लो है मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस यहाँ चलता है। लेकिन यदि इस बार भी ऐसा कुछ हो, जैसा मैं सुनने में आ रहा है कि मई वगैरह या जून में है, यदि ऐसा होता है तो आप यदि, और एक दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट यदि अपना नाम देती है कि हाँ मैं भी ज्वाइनिंग कराऊंगा, ये डिपार्टमेंट तो बोलती है कि मुझे भी ज्वाइनिंग करानी है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाएगी। जैसा उन्होंने बताया था कि इन लोगों का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 18 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया था 2019 वालों का, और जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी 22 अक्टूबर 2022। मतलब आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद लगभग इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 6 महीने बहुत बड़ा समय, 6 महीने हमें भी नहीं लगा था 2019 में, तो आपको थोड़ा सा ज्वाइनिंग में डिले हो सकता है। क्यों हो सकता है, इन्होंने जैसे बताया था कि पहले जो इवेंट वाली बात में थोड़ा क्लियर और इस पर प्रकाश डाल देता हूँ। जो इवेंट में जब इनको कॉल आया था तो इन्होंने बताया कि मुझे दोनों जगह से कॉल आया।
आपके जो लोकल डीसीओ है, मतलब जहाँ जिस स्टेट में आप हैं उसके डीसीओ से भी आपको कॉल आया था, और जहाँ आपकी पोस्टिंग है, जहाँ आपको पोस्ट मिला है, जहाँ पर आपको काम करना है, वहाँ से भी आपको कॉल आता है कि आपको बोला जाता है कि या तो यदि आप लोकल डीसीओ में आप हैं तो बोला जाएगा कि वहाँ से जाके अपने ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट कर लीजिए, या फिर बोला जाएगा कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ पे जाके आप ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट कर लीजिए। तो वो डिपेंड करेगा कि वो क्या सिचुएशन होता है। दोनों जगह से आपको कॉल आएगा, यदि आपका जहाँ से भी कॉल आए वहाँ से जाकर के आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज्वाइनिंग लेटर, यदि कोई ऐसा मेला वगैरह लगता है तो। नहीं तो जो कि एक प्रोसेस होता है कि आपको घर पर भेजा जाएगा, मेल पर भेजा जाएगा, वो तो साथ में आपका होना ही होना है। ठीक है। अब कुछ प्रोसेस क्या हुआ था, कहीं कहीं जैसे उन्होंने बताया कि कहीं कहीं डायरेक्ट बुला लिया गया था, आपको डीबी वगैरह के लिए नहीं बुलाया गया, सीधे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके बुला लिया गया कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और 1-2 दिन में ही ज्वाइनिंग करा दी गई, ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया गया। ठीक है। कहीं कहीं ऐसा हुआ था जो आपको 2-3 बार बुलाया गया था कि पहले एक बार आप डीबी कराइए, डीबी करा के आने के बाद फिर उसके बाद आपको दोबारा बुलाएंगे। तो जैसे उन्होंने भोपाल के बारे में बताया कि भोपाल में 1-2 बार ज़्यादा बुलाया गया था। ठीक है। कुछ डीसीओ ज़्यादा बुला सकते हैं। और भोपाल में एक चीज़ और हुई थी कि जो मेडिकल का पंगा होता है, तो मेडिकल में ऐसा होता है कि जैसे हमारे पोस्ट में भी था कि आपको एक प्रोफार्मा दे दिया गया और अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं जो सीएमओ है वहाँ से आप करा लीजिए। लेकिन इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो सीएमओ है वो एक क्लोज्ड इन्वेलप में आपका मेडिकल प्रोफार्मा भेजा था। ठीक है। फिर आपको आपके लोकल जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ से आपको कॉल किया गया कि हाँ ऐसे ऐसे आपका आया हुआ है, आप आ जाइए। फिर चेक किया गया और चेक करके वापस जो है वो सीएमओ के द्वारा ही क्लोज्ड इन्वेलप में वापस डिपार्टमेंट को भेजा गया। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया था। तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आपको भी डायरेक्ट फॉर्मेट दे दिया जाए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बना लें, या जो मैंने बताया वैसा भी आपके हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी अलग सीएमओ ऑफिस से, सॉरी अलग डीसीओ ऑफिस से जो है, अलग डीसीओ ऑफिस में ये सारी चीज़ें वेरी करेगी। हाँ, तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन हाँ एक चीज़ उन्होंने बताया कि जब भी ज्वाइनिंग लेटर आती है तो एक साथ आती है। तो यदि किसी जोन का या किसी ऑफिस का यदि अलग से पहले चल रहा है तो आपको घबराने की नहीं, सबकी ज्वाइनिंग लेटर एक बार ही इशू होगी। अब देखिए, अब 2021 वालों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा सवाल है। अभी का जो सिचुएशन उन्होंने जैसा बताया था कि अभी जो आपके जो भी डोजियर्स हैं वो दिल्ली में ही है। दिल्ली में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको दिल्ली में एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है। जब भी आपका कोई नया सिलेक्शन होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी का ये जिम्मेदारी होती है कि वो तय करे कि किसको कहाँ पे देना है। तो अभी कमेटी के पास ही जो है कमेटी फॉर्म हो गई है। कमेटी के पास ही आप लोगों के डोजियर्स हैं, वो डोजियर्स सेलेक्ट होंगे और उसके बाद वो फाइनलाइज करेंगी कि किसको कहाँ कहाँ डालना है। उसके बाद आपके डोजियर्स जो है आपके रिस्पेक्टेड डीसीओज में भेजे जाएंगे और वहाँ से फिर आपको कॉल किया जाएगा। फिर आपका मेडिकल वगैरह या जो भी डीवी वगैरह एक बार और किया जाएगा और जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस मैंने बताई वो की जाएगी। मेरे अनुसार से यदि कोई इवेंट होता है तो जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा सुस्त है, तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देखने को इसमें लग सकता है। हो सकता है कि आपको अभी 2 महीने और भी वेट करना पड़े, जैसे कि आप लोग वेट कर ही रहे हैं। ठीक है। तो चलो, मैंने ज्वाइनिंग के बारे में मोटा मोटी बता दिया, प्रोसेस कैसे चलता है और आप लोगों की ज्वाइनिंग जो कि 2021 वाले बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है। अब मैं आता हूँ उसके वर्क प्रोफाइल पे कि भैया इसमें काम करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो उसका मेन काम है, इसमें उन्होंने बताया कि अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं ऑफिसेज में। अब सेक्शंस में किस सेक्शन में आप काम करते हैं, जैसे कुछ सेक्शन इन्होंने बोला कि मैप सेक्शन है, एक सेंसस सेक्शन है, एक एडमिन सेक्शन है, एक एसआरएस सेक्शन है। एसआरएस सेक्शन जो है वो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सेक्शन। यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम होता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रिक्रूट भी होते हैं। इनका काम क्या है भैया, तो इनका काम ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि बर्थ रेट वगैरह ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेट करते हैं। सेंसस जो सेक्शन है उसका काम सेंसस करना है। तो अब सेंसस करना है कि मैं दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर यहाँ बता देता हूँ कि यदि आप सेंसस वाले काम में लगते हैं तो आपको खुद जाके घर घर जाके जनगणना नहीं करना होता, क्योंकि आपको पता है कि सेंसस एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंसस के टाइम में इस डिपार्टमेंट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि होता ऐसा सीन है कि आप खुद से जाके नहीं करते, चूँकि इतने 140 करोड़ के पॉपुलेशन संभव नहीं है कि वो 33 ऑफिसर्स मिलके इतना बड़ा सेंसस करा ले। तो वो खुद से नहीं कराती, वो अपने नीचे लोग को अपॉइंट करती है। अपॉइंट लोग कौन से होते हैं, हमको पता है कि हमारे टीचर्स होते हैं, बीएलओ होते हैं, ब्लॉक के कर्मचारी होते हैं। उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि भाई आपको जनगणना करना है। और आपको क्या किया जाता है, एज ए ग्रेड 2 आपको क्या किया जाएगा, आपको नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट का, जो कि एक पावरफुल पोस्ट होती है। ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन जैसे होता है, जब इलेक्शंस होते हैं किसी राज्य में तो इलेक्शन कमीशन कैसे पावर में आ जाता है,
ठीक है। तो उसी तरह ये डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है जब सेंसस का काम होता है, और वहाँ पर आपको डायरेक्ट डीएम के साथ मिलकर काम करना होता है। आपको नोडल ऑफिसर बना दिया जाएगा, वहाँ पे आप डीएम के साथ काम करेंगे, और जो कि डीएम को एक पोस्ट दी जाती है वो कि प्रिंसिपल सेंसस कमिश्नर वो कहलाने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेंसस का काम होगा तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, और आपको कोई मना नहीं कर सकता। जैसे इलेक्शन के काम में कोई मना नहीं किया जा सकता कि आपको ड्यूटी दी गई कि हाँ ठीक है आप मना कर दो मैं नहीं जाऊँगा, जब तक कि कोई बहुत बड़ा रीज़न ना हो। उसी तरह यहाँ पर आपको जो है मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, आप मना नहीं कर सकता कोई आपको। तो ये 30-40 अपॉइंटमेंट, 30-40 लाख अपॉइंटमेंट होती है पूरे भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि मोटा मोटी काम सेंसस के टाइम में क्या होता होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करना है, डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे, डीएम को अलग पोस्ट दिया गया, वो मैनेज करेंगे, उनका काम है मैनेज करना है कि कैसे कैसे किसे अप्रूव किसे अपॉइंट करना है, किससे क्या काम कराना है, कैसे सेंसस लेना है, कैसे डाटा लेना है, और आपको सिर्फ मॉनिटर का काम करना होता है। तो ये काम हो गया जब सेंसस का काम हो रहा है। तो जब सेंसस का काम नहीं हो रहा है तो और भी बहुत सारी काम है जिन्होंने डिटेल्स में बताया, वो बाकी आप समझ जाओगे, ऑफिस में जाओगे तो आप मोटा मोटी उन्होंने बताया कि इसमें ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों मिला के काम होता है। आप यदि कहें तो आप 30-70 या 40-60 का रेशियो ले सकते हैं कि 40% आपको फील्ड में जाना पड़ता है और 60% जो है आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। अब जो सेंसस में इंसान नहीं है, जो सेंसस नहीं हो रहा उस समय आदमी क्या करता है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग तब क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने जो है नीचे में कुछ लोग हैं जो अपॉइंट किए हुए हैं, वो लोग जो है हमें जो है अपॉइंट किया जाता है कि हाँ ठीक है आप इस गांव में जाइए और उन्होंने जो काम वाम किया है उसको देखिए, अपना फीडबैक वगैरह दीजिए, जो उनके काम में कमी है वो सब देखिए। मतलब फील्ड वर्क आपको यहाँ भी जाना पड़ता है, डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, जो भी गांव वगैरह या शहर में जहाँ भी आपको भेजा जाएगा वहाँ पर जाकर के जो बंदा आपके डिपार्टमेंट से काम कर रहा है उसके काम को देख रेख करना है, और साथ ही में फिर आपकी भी जो है आप भी जो फील्ड पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है आपकी भी सुपरविज़न के लिए लोग आएंगे। तो इस तरह से काम होता है। तो मोटा मोटी काम आप समझ पा रहे होंगे जब आप सेंसस में हो। तो जब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, जब आप सेंसस में रहेंगे तो वहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, और जब आप सेंसस में नहीं होंगे तो फिर आपको क्या काम करना तो आपको फिर क्या काम करना पड़ेगा। मैंने जो है सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी है। बाकी अब जो काम का जो वर्क प्रोफाइल है मोटा मोटी आप जान के चलो तो कि फील्ड वर्क भी है और साथ में ऑफिस वर्क भी है, आपको दोनों काम करना पड़ेगा। उन्होंने एवरेज बताया कि आप 7 से 15 दिन टूर पे रह सकते हैं और बाकी दिन आपको जो है ऑफिस आना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा आपका सेक्शन कौन सा है और आपका काम कैसा है। तो मोटा मोटी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। जब आप काम करने जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट तो आप धीरे धीरे खुद चीज़ों को समझ जाते हैं। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी माफ़ी चाहता हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो जैसे मैंने आपको इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया, काम वर्क प्रोफाइल बता दिया, इसका प्रमोशन कैसा है वो बता दिया, इसका ट्रांसफरेबल जॉब है, ये शायद आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के बारे में मैं कुछ क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ शायद ट्रांसफ़र होता है इसमें। और मैंने जो काम की चीज़ें थी, आपकी एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ थी, वो मैं बता दिया मैंने। और साथ ही में आपका और भी जो था कि आपका जो प्रोफाइल कैसा है वो भी मैंने बता दिया। आप कैसे इस एग्ज़ाम में आएंगे, कैसे पोस्ट को पाएंगे वो भी मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी होगी। और अभी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। एक जैसा कि आपको पता है एक जेएसओ होता है, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 होता है। तो इस दोनों में लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि सर दोनों में बेहतर कौन है। जो कि मैं जेएसओ काम कर रहा हूँ और ये बंदा जो है एसआई ग्रेड 2 जो काम कर रहे हैं, तो मैंने भी इनके काम को मोटा मोटी समझा और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि दोनों में अच्छा कौन है और बेहतर कौन है, आप किसे बेहतर मान सकते हैं। साथ ही में एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया कि इस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, और एक और डिटेल वीडियो बता दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि जेएसओ की क्या एलिजिबिलिटी होती है और एसआई ग्रेड 2 की क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, अपने उन लोगों के बीच में ये बातें पहुँचा दो जो अभी इस चीज़ को लेकर 2021 वाले बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। साथ ही में यदि कोई नया बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो आप ज़रूर तैयारी करें इस पोस्ट के लिए। यदि आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है, कट ऑफ इसका बहुत कम जाता है, आप आराम से इसमें ज्वाइन करके भारत सरकार में एक सम्मानीय पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और वीडियो पे प्यार बनाए रखना। टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आ ही जाना, बहुत सारे लोग हैं आपसे जुड़ चुके हैं, वहाँ पर आके आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। और साथ ही में जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए जय हिंद।